आपका अपने चैनल ट्रैकर 1 पर। हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2020 इस सेशन में आज हम लोग फिजिक्स के थर्ड लेसन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मोशन। पहले बच्चों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। सबसे पहले आप जानिए, आप लोग लेसन बाय लेसन इस वीडियो लेक्चर में देखते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो बिल्कुल नए हैं वो नहीं जान पा रहे हैं कि ये हमको मिलेगा कैसे। तो आपको थोड़ी सी जानकारी ये देनी थी कि आप जैसे ही चैनल ट्रैकर 1 पर जाएंगे तो ट्रैकर 1 पर एक किताब बनी हुई दिखाई देगी। उस किताब वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको खूब एक पेज खुल के चला आएगा। उस पर होम लिखा होगा, एक साइड फिर वीडियो लिखा होगा, उसके बाद प्लेलिस्ट लिखा होगा। बच्चों वहाँ प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पर खूब सारी प्लेलिस्ट बनी दिखाई देगी। कॉम्पिटिटिव मैथ, क्लास 10th मैथ, क्लास 12th मैथ, 11th मैथ, जैसे करके बहुत सारी यूपी पॉलिटेक्निक फिजिक्स, यूपी पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री, ऐसे करके आपको दिखाई दे, क्विज और ये सब दिखाई देंगे। आपको जो क्लास लेनी है आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट क्लास ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास लेने में कोई असुविधा हो रही है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। और इसके ऊपर आज एक स्टूडेंट ने सवाल भी पूछा है। हम प्रयास करेंगे कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर है अभी हम ऑडियो लेक्चर के माध्यम से ग्रुप पर शेयर करेंगे। तो याद रखिए, अगर ऐसे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो आपने एक पहला सवाल आज बड़े मुश्किल से आप लोगों के 12th के ग्रुप से एक सवाल आया है। हमको बड़ी खुशी हुई कि कम से कम आप लोग जगे, सचेत हुए, इसके लिए बहुत खुश हैं हम। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 3, जिसका नाम है गति। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डाल देते हैं कॉपी के ऊपर गति। गति ये लेसन नंबर 3 है। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। बच्चों क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मोशन क्या मतलब होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन द सेंस, हिंदी में अगर बात करें, किसी कण की अपने स्थान या स्थिति से क्या हो जाना, अपने स्थिति से परिवर्तन करना समय के साथ। जैसे अगर हम बात करें, ये मार्कर थी, समय के साथ परिवर्तित हुई, यहां थी, यहां पहुंची, इसका मतलब इस पार्टिकल में क्या है? गति है। अगर ये यहां से यहां तक गई तो इसका मतलब कि अगर कोई पार्टिकल समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो वो क्या कहलाता है? गति करता है। ठीक है बच्चों, अब आप समझेंगे कि अगर कोई पार्टिकल अपने स्थान का परिवर्तन नहीं कर रहा है तो क्या वह गति नहीं कर रहा है? तो बच्चों ऐसा हम कहेंगे कि वह दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एट रेस्ट पर है। जैसे अगर आप चल रहे हैं और आपके जस्ट बगल एक पेड़ लगा हो, और पेड़ लगा हो तो क्या कहेंगे? आप चल के आगे निकल गए और हमारे रिस्पेक्ट में पेड़ क्या है? रेस्ट पर है। ऐसे बच्चों जैसा कि हम इस समय खड़े हुए हैं, अब इस समय हम खड़े हुए हैं, हमारे सामने से हवाएं निकल रही हैं। हवाएं निकलने तो हवा जो है, हवा में जो जितने भी पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे रेस्ट पे हैं, लेकिन हमारा हाथ जो है वो मूव कर रहा है। जैसे हाथ की गति देखिए, तो इसका मतलब ये क्या है? गति में है। ठीक है बच्चों, जब कोई वस्तु अपने स्थान या स्थिति में परिवर्तन करता है तो इस क्रिया को हम गति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बच्चों जानने वाले हैं सबसे पहली चीज, गति में हम लोग को पढ़ना क्या होता है। गति में सबसे पहले बच्चों पढ़ना होता है दूरी क्या है, वेग क्या है, विस्थापन क्या है। ठीक है, उसके बाद औसत चाल क्या है, औसत वेग क्या है, तात्क्षणिक वेग क्या है, तात्क्षणिक चाल क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, गति के समीकरण। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग इस लेसन के लास्ट में प्रश्नमाला करेंगे। बच्चों हम इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि आपको ऑन स्क्रीन सब कुछ दिखाया जाए। प्रश्नमाला भी आप देखते चलें, इधर आप लेसन भी पढ़ते चलें, सब कुछ करते चलें। बस आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, ये हमको डिमोशन का कारण बनता जा रहा है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है दूरी। ठीक बच्चों, दूरी यानी क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम कहते हैं दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, लंबाई को हम दूरी कहते हैं, नहीं किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद दूरी एक अदिश राशि है। तीसरी बात, दूरी का मान शून्य हो सकता है और धनात्मक हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती।
ठीक बच्चों। उसके बाद बात आती है दूरी। दूरी के अन्य पद्धति में मात्रक क्या है? तो सीजीएस पद्धति में जैसा कि जानते हैं आप लोग उसका मात्रक सेंटीमीटर है। एफपीएस में उसका मात्रक क्या है? फुट है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोगों को दूरी के बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर में दूरी का बड़ा और छोटा मात्रक हम बता दिए थे। इतनी सारी चीजें आपने दूरी में देखी। यानी दूरी क्या है? किसी कण द्वारा तय की गई पथ की लंबाई। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी शून्य अथवा धनात्मक हो सकती है, पर क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है, एफपीएस पद्धति में मात्रक होता है फुट। इसके बाद डिस्टेंस के बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। बच्चों विस्थापन क्या होता है? विस्थापन यानी हिंदी में, इंग्लिश में बात करें तो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने स्थान से मूव कर जाना। इन द सेंस अगर कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है मोशन, यहां पहुंच जाता है, इसका मतलब वो क्या हुआ? डिस्प्लेस्ड हुआ। अब डिस्प्लेस्ड हुआ इन द सेंस यहां पे क्या बात होगी कि किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु, कौन सा बिंदु? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। कौन से बिंदु के बीच की दूरी? अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? विस्थापन कहलाता है। इसी को हम कहते हैं विस्थापन। अब बात करते हैं प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु हम डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे कोई पार्टिकल मूव किया और वो यहां से यहां पहुंचा। अब आपके मन में आएगा कि हम ये पूरा जितना चले ये विस्थापन। नहीं बच्चों, ये जितना ये चल के गया, ये चल के गया, ऐसे 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 चल के गया, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा दूरी होता है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ ले लिया जाए शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आपको एक जानकारी और देनी थी। आप लोग अक्सर गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? किसका इस्तेमाल करते हैं? गूगल मैप का। गूगल मैप आप कभी भी अगर ध्यान से देखें तो गूगल मैप शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है। वो डिस्टेंस नहीं दिखाएगा कि ये रास्ता ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया है। वो मैक्सिमम कोशिश करता है आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाने का। जैसे अगर आपको एग्जांपल दे दें तो कटरा बाजार हाईवे ये ऐसे गई है, और अगर मार्केट से जाइए तो ऐसे गई है, मार्केट के भीतर से जाएंगे। तो अब देखिए, आप इस पर चलते हैं, ये वाले रास्ते पर जो हाईवे है थाने के पास से, वो होगा हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप ऐसे करके जाते हैं तो आप डिस्टेंस कवर करेंगे बच्चों। ये चीज समझ में आया? तो अब यहाँ पे बात आती है कि विस्थापन यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है विस्थापन के मात्रक के बाद, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। अब इसमें बात आती है इसका मान कैसे हो सकता है? तो इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। जबकि दूरी में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि अगर आप कोई त्रिभुजाकार पथ है और त्रिभुजाकार पथ में कोई व्यक्ति चल रहा है और कोई व्यक्ति चल रहा है, ये त्रिभुज की लंबाई ए और ए है। अब आपसे कोई पूछा कि ये ए से बी तक की विस्थापन कितना होगा? तो ए मीटर का होगा। लेकिन अगर ए से सी तक का, ए से बी गया फिर सी गया, तब विस्थापन क्या होगा? तो बच्चों ये वाली दूरी हम नहीं जोड़ेंगे, ये तो जो दूरी हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ गया होगा 2a, नहीं, उसका विस्थापन यहाँ से यहाँ करा ए से सी, यानी कितना विस्थापन होगा? ए होगा। शायद समझ पा रहे होगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इस एग्जाम्पल को समझो। जैसे कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज में एक व्यक्ति है, वो यहाँ से ए से चला बी सी और डी। अब उसको जाना है, वो ए से चला, यहाँ से चला ऐसे चलते गया डी पर पहुंचा। अब आपसे कोई पूछा कि इसने कितनी दूरी तय की, तो आप मान लीजिए ए, तो कितना कहेंगे? 3a दूरी तय की। लेकिन अगर आपसे कहा जाए विस्थापन कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि ये ए से डी तक बस इतने ही चला है, यानी यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो मात्र विस्थापन ए का है, जबकि दूरी कितनी है? 3a है बच्चों। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है। अगर आप कभी भी देखें तो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है बच्चों, दूरी और विस्थापन का अनुपात ये सदैव क्या होता है? 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है, 1 से छोटा कभी नहीं होगा। अब आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ पर दूरी बच्चों क्या है? 3a है, ठीक है, और विस्थापन क्या है? a। तो यहाँ से इसका मान देखिए क्या आया? 3 इज ग्रेटर देन 1।
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दूरी का मान विस्थापन के बराबर भी हो सकता है, अधिक हो सकता है। बराबर कब होगा? जैसे कोई मोटरसाइकिल है 10 मीटर गई तो 10 मीटर एकदम सीधी सरल रेखा में गई तो उसकी दूरी भी 10 ही मीटर है और विस्थापन भी बच्चों 10 ही मीटर है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे विस्थापन क्या होता है। इसके बाद चलते हैं चाल पर। चाल किसे कहते हैं बच्चों? चाल के बारे में जान लेते हैं। चाल क्या होता है? एकांक समय में चली गई दूरी। चाल का मतलब होगा एकांक समय में चली गई दूरी। इसको कहते हैं बच्चों स्पीड। पहले स्पीड लिख लीजिए, लिखिए एकांक समय में चली गई दूरी। समय में चली गई दूरी, तो चली गई दूरी इन द सेंस क्या होगा कि जो दूरी ट्रेवल्ड की जाती है वो यूनिट टाइम में। अगर आपसे कोई ये भी कह दे कि दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाता है? चाल कहलाता है, तो कोई गलत नहीं है। दूरी और समय का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। तो चाल बराबर बच्चों आप बचपन से रटते आए हैं दूरी बटा समय होता है। अब बात आती है इसका मात्रक क्या होगा। तो देखो दूरी का मात्रक मीटर, समय का होता है सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड जो है मीटर पर सेकंड जो है इसका मात्रक होगा। चाल किससे बना है? तो चाल अगर आप देख रहे हो तो ये बना है दूरी और समय, और दूरी और समय दोनों कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है दोनों। ठीक है, इसके बाद बात आती है चाल का मान हो क्या सकता है? तो जैसा कि दूरी का मान शून्य है और क्या है? धनात्मक है, वैसे ही चाल का मान भी क्या हो सकता है? शून्य और धनात्मक हो सकता है बच्चों। इसका मान ऋणात्मक नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं वेग। वेग क्या होता है बच्चों? वेग की अगर शुरुआत करें तो वेग क्या होता है? एकांक समय में हुआ विस्थापन। क्या होता है बच्चों? एकांक समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? एकांक समय में हुआ विस्थापन कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? वेग कहलाता है। वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटा समय अंतराल, यानी वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय अंतराल। समय अंतराल, तो विस्थापन बटा समय अंतराल इन द सेंस, यानी समय अंतराल और विस्थापन के अनुपात को। अब इसका मतलब कैसे समझेंगे? तो जैसे अगर कोई पार्टिकल यहाँ, अगर हम थोड़ा सा अक्ष से इसको निरूपित करते हैं, मान लीजिए ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि एक पार्टिकल जो है कहाँ पर था? मान लीजिए यहाँ पर R1 पोजीशन पर था। R1 पोजीशन पर था एट टाइम जो है आपका, किस टाइम पर? आप मान लीजिए T1 टाइम पर। ये ऐसे बनाइए, ये R1 है और ये T1। ठीक है, अब ये मूव करके यहाँ पहुँच जाता है कितने समय में? ये मान लीजिए यहाँ पर T2 समय है। कौन सा समय? T2। और यहाँ पर जो है इसकी क्या है? R2 है। तो आप जानते हैं विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, R2 माइनस R1, और अंतिम समय T2 माइनस T1। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? वेग। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय अंतराल। समय अंतराल मतलब ये होता है कि जिस अंतराल में पार्टिकल गया हो, पार्टिकल का अंतराल T2 माइनस क्या होगा? T1 होगा। जैसे कि एक सवाल के माध्यम सीखेंगे, पहले इसमें कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका जो मात्रक होता है वो भी वही होता है, मीटर पर सेकंड। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये राशि जैसे विस्थापन सदिश राशि थी, तो वेग भी कैसी राशि बच्चों? ये भी सदिश राशि है। उसके बाद बात आती है कि इसका मान क्या हो सकता है? तो बच्चों विस्थापन का मान चूंकि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब हो सकता था, तो इसका भी मान क्या होगा? पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सब हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। ठीक बच्चों, इसको आपने देखा, तो यानी हमने बताया था कि वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं औसत बच्चों औसत चाल और औसत वेग के बारे में देखते हैं। देखिए औसत चाल क्या होता है बच्चों? औसत चाल क्या होता है? औसत चाल यानी इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? कुल चली गई दूरी तथा कुल समय अंतराल का अनुपात, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझना हो तो एक साइकिल चालक या एक व्यक्ति है, वो क्या करता है? पहले 10 किलोमीटर क्या करता है? 15 मिनट तक पैदल चलता है। ठीक है, 15 मिनट नहीं, इसको और थोड़ा बढ़ा लीजिए, 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा पैदल चलता है। उसके बाद पता चलता है क्या है कि वो
25 किलोमीटर में 25 किलोमीटर टेम्पो से जाता है और उस टेम्पो उसको 30 मिनट में पहुंचा देती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो ट्रेन पकड़ लेता है और 200 किलोमीटर ट्रेवल करता है और उसको ट्रेन 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचा देती है। अब वह अपने घर पहुंच जाता है। बताइए इस पूरे मार्ग में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही? तो आप क्या कहेंगे कि 10 चला भैया, फिर 25 चला, फिर 200 चला और समय क्या हुआ? 1 और 1.5 हो गया 2.5 और 2.5 और आधा 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 235 बटा 3 किलोमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में यहाँ से ये आया कि 235 बटा 3 किलोमीटर पर मिनट इसकी क्या आई? एवरेज स्पीड आई। तो एवरेज स्पीड इन द सेंस क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए 5 गाड़ी चला रहे हैं, 70 की स्पीड पहले किए, फिर 80 की स्पीड किए, फिर 100 की स्पीड किए, फिर 20 की स्पीड पे आए, यानी आप 70, 80, 20 ऐसे स्पीड से चले। तो अब इसका एक एवरेज आया, इसका एवरेज आया कि आपने ओवरऑल 60 किलोमीटर प्रति घंटा चली, क्योंकि जो घटा और बढ़ा कुल मिला करके। ठीक है, जैसे आप गोंडा जाते हैं तो कहते हैं कि गोंडा आप जब स्टार्ट किए यहाँ से तो पहले जब धीरे धीरे गांव से निकले तब 35-40 से निकले, हाईवे पर आए तो 50 पे पहुँच गए, फिर बिल्कुल खाली सड़क देख लिए 80 पर पहुँच गए। तो अब आप 35 से निकले, 50 पर आए, फिर 80 पर आए, यानी एवरेज आपने लगभग 55 का मेंटेन कर लिया सब कुछ। यानी अब आप किससे गए हैं? वो सब 35 और 50 हटा करके सिर्फ 55 की स्पीड मानी जाएगी, यानी आपकी स्पीड जो रही 55 की रही बच्चों। इसके बाद बात कर लेते हैं औसत चाल के बाद बात करते हैं बच्चों औसत वेग। औसत वेग क्या होता है बच्चों? औसत वेग का मतलब होता है, देखिए औसत वेग यानी यहां पर लिखेंगे एवरेज क्या? वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इन द सेंस क्या होगा? कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल, यानी कुल विस्थापन एवं समय अंतराल के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? समय अंतराल के अनुपात को ही हम कहेंगे औसत वेग कहेंगे बच्चों। अब औसत वेग की बात आती है तो औसत वेग भी जैसे हम औसत चाल निकालते हैं वैसे निकाल पाते हैं बच्चों। औसत वेग और औसत चाल दोनों का जो मात्रक होगा वो मीटर पर क्या होगा? सेकंड होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। औसत वेग और औसत चाल के बाद त्वरण पर चलते हैं। क्या होता है त्वरण? ठीक है बच्चों, त्वरण क्या होता है? तो त्वरण की डेफिनेशन समझते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर। लिख देते हैं, एकांक समयांतराल में वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बच्चों? त्वरण कहलाती है। त्वरण कहलाती है। ठीक है, त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ए बराबर आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। बच्चों क्या होगा? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, क्या कंप्यूटर सर साफ दिखाई देता है स्क्रीन पे? ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, ये एक सदिश राशि है तो सदिश के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर वी अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पर बात आती है वेक्टर ए बराबर वेक्टर वी अपॉन टी। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और नीचे फिर 1 सेकंड आ जाएगा तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। इसके बाद अगर जैसे हम इसको समझा देते हैं कि वेग परिवर्तन क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल था जो पहले v1 वेग से t1 टाइम पर चल रहा था। t1 टाइम पर कितने वेग से? v1 वेग से। और कुछ समय बाद यही पार्टिकल t2 टाइम से क्या वेग हो गया? v2 हो गया। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा v2
माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी वेग परिवर्तन, बाद में वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बाद का समय माइनस प्रारंभिक समय। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं v1 माइनस v2 अपॉन t1 माइनस t2। ये कब स्थिति होगी? जब पहले वेग क्या हो, ज्यादा हो अपेक्षाकृत बाद के वेग के। जैसे इन दोनों को समझ लेते, दोनों फार्मूले कैसे यूज करेंगे। वैसे फार्मूला एक ही है, चाहे ये यूज करो चाहे वो यूज करो, कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, वो मान वही रहेगा। ठीक है, सब निगेटिव का खेल है। यहाँ माइनस कॉमन किया, यहाँ माइनस कॉमन किया, काट दिया तो v1 आगे आ गया और यहाँ t1 आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, कमेंट में लिखिएगा यस सर बहुत समझ में आ रहा है, कम से कम ये लिखिए जरूर। तो अब आपने त्वरण देखा, एक्सीलरेशन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन आप दो प्रकार समझ सकते हैं। एक होता है एक्सीलरेशन में, तो बच्चों आपने त्वरण देख लिया। अब आप लोग को बता रहे थे त्वरण दो प्रकार का होता है, एक सामान्य त्वरण, एक अवमंदन त्वरण। सामान्य त्वरण का मतलब यह होता है कि जैसे आप गाड़ी पर बैठे हैं, आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने एक्सीलरेशन लगा दिया 3 किलोमीटर पर आवर का। कैसा आवर एक्सीलरेशन? 3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके गति में जो परिवर्तन होगा प्रति घंटा, वो 3 किलोमीटर की क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर आपने लगा दिया 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा? ध्यान देना बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि 1 घंटे में आपकी स्पीड में वृद्धि 30 की हो जाएगी, यानी 50 से स्पीड बढ़ करके कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले घंटे में अगर यही बढ़ाए रखते हैं तो अगले घंटे में 30 और वृद्धि होगा। यानी जो हमारा त्वरण होता है वो यह निश्चित करता है कि सेकंड या घंटों में कितनी वृद्धि होगी। जैसे अभी आपसे कह दे, आप साइकिल पर बैठे हैं, 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, अपना पैडल स्पीड बढ़ा दिया, आपने पैडल की गति बढ़ा दी। अभी तक सामान्य गति से धीरे धीरे चल रहे थे, अब आपने क्या किया कि अपने पैडल की गति कर दी और बढ़ा दी, यानी 4 पैडल और यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसमें क्या बढ़ा दिया? त्वरण बढ़ा दिया, यानी पैडल की स्पीड बढ़ा दी। अब क्या होगा, प्रति सेकंड जो आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी? 4 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के बाद अब आप किससे चलेंगे? 22 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड के बाद किससे चलेंगे? 22 4 26 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर यही पैडल की स्पीड, इधर वाले में देखिए, यही पैडल की स्पीड अवमंदित कर दी जाए, घटा दी जाए, तो 18 से थे, अब 4 घट जाएगा, यानी अब किससे चलेंगे? 14 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड बाद। फिर अगले सेकंड में फिर 4 घट जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार उसकी क्या हो जाएगी बच्चों? स्पीड हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये त्वरण चीजें समझ में आई होंगी। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप देखते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।